हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो नए साल के पर मैं एक नए सब्जेक्ट का एक टॉपिक ले रहा हूँ। यह है सर्वे, और इसमें एक ट्रांजिशन कर्व के चैप्टर में आता है, जिसको कि संक्रमण वक्र कहते हैं। इसके बारे में आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन। ट्रांजिशन कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व of varying radius of infinity at tangent point to a circular curve radius provided in between straight and circular curve। इसको समझ ले, हिंदी एक्सप्लेन, इसका क्लैरिफिकेशन की आखिर परिभाषा में क्या कहा गया है और इसका मतलब क्या है। ये एक ऐसा क्षैतिज वक्र है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, जिसकी त्रिज्या क्रम से बदलती रहती है। एक सिरे पर इसकी त्रिज्या अनंत होती है, इन्फिनिटी, और ये धीरे धीरे घटते हुए दूसरे सिरे पर वक्र की, जो हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, उसकी त्रिज्या के बराबर आ जाती है। तो एक ये T1 से लेकर D तक एक ऐसा वक्र है जिसकी त्रिज्या इस स्थान पर अनंत है और इस स्थान पर इस वक्र की त्रिज्या r के बराबर है। तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है। और ये वक्र लगाया कहाँ जाता है? ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, सीधी लाइन है या सीधा मार्ग है, इसके और वक्र मार्ग यानी सरल वृत्ताकार मार्ग जो होता है, इन दोनों के मध्य में लगाया जाता है। और इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अचानक मोड़ आ जाने पर हमको बाहर उठान देना पड़ता है, सुपर एलिवेशन। उस स्थान पर अचानक उठान देने से जितने हमारे वाहन हैं उनमें एक जर्क लगेगा, चोट भी लग सकती है अचानक उछाल आने पर। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए ही ये ट्रांजिशन कर्व लगाया गया है। इससे हमको एहसास नहीं होता कि कब हम ऊंचाई पर, यानी हमने सुपर एलिवेशन गेन कर लिया है, गाड़ी में किसी प्रकार का झटका नहीं लगता। इसीलिए इसको ईजमेंट कर्व भी कहा जाता है, यानी आरामदेह वक्र। तो इस मार्ग पर, यानी स्ट्रेट लाइन से, इस मार्ग से होते हुए जब हम वक्र पर पहुंचते हैं, तो इस बीच में हमको किसी भी प्रकार की असुविधा का एहसास नहीं होने पाता। तो इन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांजिशन कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस, बदलती हुई त्रिज्या का, ऑफ इन्फिनिटी एट टेंजेंट पॉइंट, यानी ये जो टेंजेंट पॉइंट होता है इस पर अनंत, टू ए सर्कुलर कर्व रेडियस, यानी सर्कुलर कर्व की रेडियस तक इसकी त्रिज्या बदलते हुए, और जो कि कहाँ दिया जाता है? प्रोवाइडेड इन बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। ये स्ट्रेट पोर्शन है और ये सर्कुलर कर्व है, इस स्थान इनके बीच में इस वक्र को दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बाद अब इसमें देख लें वक्र में क्या दर्शाया गया है। ये हमारे एक स्ट्रेट आ रहा है इधर से, और ये दूसरा स्ट्रेट ये है। ये दोनों आई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के बाद इनका यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल जो है हमारा डेल्टा है। इनके बीच में एक सिंपल सर्कुलर कर्व लगाया जाना था। तो सिंपल सर्कुलर कर्व अगर लगाते हैं तो फिर हमको यहाँ से ए पर लगाना होगा, और ये हमारा ए डैश पर, और ए के आगे हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये स्ट्रेट कर्व हो जाएगा, और ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व। ये तो हमारा केवल तब है जब हम केवल सिंपल सर्कुलर कर्व लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंपल सर्कुलर कर्व डायरेक्ट ना लगा करके सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट के बीच में ट्रांजिशन कर्व अगर हमको देना है, तब इसकी स्थिति जो है हमको बदलनी पड़ती है। इस कर्व को फिर नीचे लाना पड़ता है, यहाँ खिसका नीचे। जब इसको हम स्थापित करेंगे, फिर यहाँ से हम ये ट्रांजिशन कर्व लगा देते हैं, जिसकी त्रिज्या r से बढ़ते हुए अनंत तक यहाँ पर पहुँच जाती है। तब ये हमारा T1 पॉइंट पर
इसको स्ट्रेट लाइन से मिल जाता है। इसी तरीके से ये इधर T2 पॉइंट से मिल जाता है। ये हमारा ट्रांजिशन कर्व है, बीच में ये सर्कुलर कर्व है, तो D और D डैश ये सर्कुलर कर्व हुआ। अब इसी सर्कुलर कर्व को अगर हम पूरा आगे बढ़ा दें तो ये नीचे को आएगा, क्योंकि इसके आगे इसकी रेडियस कम होती जाती है, तो ये सीधा होता जाता है, ये भी सीधा होता जाता है। इसीलिए ये B डैश पर ना आकर के ऊपर से होता हुआ गुजरता है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिशन कर्व हुआ। अब इसमें ये दोनों बिंदुओं को अगर हम यहाँ इसके सेंटर से मिला दें तो ये ट्रांजिशन कर्व की जो ये लंबाई है आधी, इसको फाई एस एंगल से रिप्रेजेंट करें। इसको जो है फाई एस से ये जितना ये है उतना ये होगा। अगर ये फाई एस है तो बीच का कितना होगा, डेल्टा माइनस 2 फाई एस। ये डेरिवेशन हालांकि अभी बाद में आएंगे, अभी तो केवल ट्रांजिशन कर्व कहाँ लगाया गया है, यहाँ केवल इतना ही अभी जानने की आवश्यकता है। तो इसकी जो स्थिति होती है वो सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट के बीच की होती है। अब हम इसके ठीक बाद लेते हैं सुपर एलिवेशन और टेंट। सड़क पर सीधे चलते चलते जब हम सीधी सड़क पर चल रहे होते हैं तो सड़क के दोनों सिरे बराबर ऊंचाई पर होते हैं, दोनों किनारे उसके जो है बराबर ऊंचाई पर होते हैं। लेकिन जैसे ही सड़क में वक्र आता है, क्षैतिज मुड़ता है, तो मोड़ पर हमें बाहर की तरफ ऊंचा उठाना पड़ता है, उठान देना पड़ता है। क्योंकि अगर उठान नहीं दिया जाएगा तो जो वाहन है उन पर एक अपकेंद्री बल कार्य करेगा जो कि बाहर की ओर होगा। उस अपकेंद्री बल के कारण वाहन में बैठे यात्रियों पर बाहर की ओर एक धक्का लगता है, और साथ ही साथ अगर कर्व ज़्यादा हो और गाड़ी में स्पीड अच्छी ज़्यादा हो तो उस अवस्था में गाड़ी भी इस अपकेंद्री बल के कारण उलट सकती है। तो इससे समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से ही इसके बाहरी सिरे को ऊंचा उठा दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी हमारी अंदर की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। तो अब झुकी हुई अवस्था में गाड़ी पर अपकेंद्री बल जब लगेगा तो इस अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण भी अब गाड़ी नहीं पलटेगी, क्योंकि वो बाहरी सिरा ऊपर उठा देने की वजह से इस पर अंदर की ओर एक बल कार्य करने लगता है जो कि संतुलित हो जाता है। तो इस तरह से गाड़ी आराम से जो है घूमते हुए चलती है। ऐसा आपने सड़क पर चलते हुए प्रैक्टिकली भी खूब महसूस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो इस बार देखें कि जहाँ कहीं भी वक्र आता है बाहर की ओर का सिरा अंदर की ओर के सिरे की तुलना में ऊंचा उठा होता है। ये जो अंतर होता है दोनों तलों में, बाहरी किनारे और भीतरी किनारे में, इसी अंतर को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। इसे टेंट भी कहा जाता है। ये सुपर एलिवेशन है, यानी अंदर के सिरे, अंदर के उच्चता की तुलना में बाहर का जो है सिरा कितना ऊंचा उठा हुआ है। इसको हम इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये सड़क का एक प्रोफाइल है, ये हमारा रोड का लेवल है, ये रोड है, और ये वक्र जो हमारा सड़क जहाँ पर मोड़ है उस जगह का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। तो जब उस जगह का क्रॉस सेक्शन लिया है तो ये अंदर का सिरा ये हो गया, बाहर का सिरा ये हो गया। अंदर के सिरे की तुलना में बाहर का सिरा h ऊंचाई ऊंचा है। तो इस पर जब वाहन चलेगा तो इस तरह से झुका हुआ चलेगा, और इस पर अपकेंद्री बल ये P कार्य करेगा, और ये हमारा W भार कार्य करेगा। इसका भार तो नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करता ही है, अपकेंद्री बल बाहर की ओर कार्य करता है। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये आ जाता है। जब ये आ जाता है रिजल्टेंट, तो इस रिजल्टेंट फोर्स और वर्टिकल के बीच का जो ये कोण है ये हमारा सड़क के इसी ढाल कोण के ही बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये देख लें, ये P यहाँ भुजा आएगी इसी के इक्विवेलेंट, तो P/W बराबर tan थीटा हम लिख सकते हैं। और इधर हमारा tan थीटा किसके बराबर है, h/ ये दूरी B, यानी अगर सड़क की चौड़ाई B मान लें तो ये h हाइट है, तो h/B ये भी tan थीटा है, और यहाँ से भी P/W tan थीटा है। तो इसी कंसेप्ट की सहायता से हम इसके डेरिवेशन को समझते हैं। सुपर एलिवेशन में पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें, अपकेंद्री बल जो हमने यहाँ बताया था कि ये P है, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डेरिवेशन हमारा बहुत फेमस डेरिवेशन है। इसे हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि अपकेंद्री बल P बराबर mv²/r होता है। बस हम उसी फार्मूले को यहाँ पर लेते हैं। केवल इस फार्मूले में यहाँ पर m जो है ये मास को रिप्रेजेंट करता है,
इसे हम वेट के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये m बराबर W/g लिखा जा सकता है। क्यों कि W बराबर mg होता है, ये आपको मालूम है कि भार W बराबर mg होता है, तो वहीं से m बराबर W/g हो गया। तो ये W/g इसकी m की जगह पर लिख दिया, हमारा ये व्यंजक बन गया। पर इसी को हमने लिख लिया सीधा P बराबर WV²/gr। अब इसमें W और P का रेशियो कर लिया, P/W, ये हमारा V²/gr हम इस तरह से लिख सकते हैं। और P/W अभी हमने फिगर में यहाँ बताया था कि P/W ये हमारा tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ हमने tan थीटा लिख लिया, tan थीटा बराबर इसके स्थान पर, और इधर हमने tan थीटा की वैल्यू H/B ये भी बताया था, H/B इस ट्रायंगल से, तो ये tan थीटा की जगह H/B आ जाएगा। जब tan थीटा की जगह ये आ गया तो यहाँ से H बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये B इधर आ जाएगा, B × V²/gr। यही हमारा एक सिंपल फार्मूला है, जिसमें B सड़क की चौड़ाई है, V उसकी निर्धारित वेलोसिटी है, R वक्र की रेडियस है, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस तरह से सुपर एलिवेशन की गणना हम इस फार्मूले के द्वारा कर लेते हैं। तो ये हमारा सुपर एलिवेशन की गणना करने के लिए फार्मूला है। अगर हमको निर्धारित सड़क का जो वक्र दिया गया है उस पर निर्धारित वेग ज्ञात हो, यानी उसका वेग अगर मालूम है तो कितना सुपर एलिवेशन दिया जाना है वो हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो रोड के लिए हो गया। अगर हमको रेलवे के लिए यही फार्मूले का प्रयोग करना हो तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है उसको गेज से रिप्रेजेंट करते हैं, बस अंतर इतना है। सड़क की चौड़ाई को हम इस B से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेलवे ट्रैक की चौड़ाई यानी दोनों रेल्स के बीच की जो दूरी होती है जिसको कि गेज कहा जाता है, गेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस रेलवे के लिए केवल इतना ही अंतर है कि B के स्थान पर G, जहाँ पर G जो है ये गेज दूरी कहलाती है, और गेज का मतलब दो लाइनों के बीच की दूरी, तो G शब्द आ जाता है, बाकी फार्मूला हमारा वही रहता है। तो इस तरह से सुपर एलिवेशन के लिए ये फार्मूला है, h सुपर एलिवेशन बराबर G × V²/gr। ये रेलवेज के लिए हो गया, ये हमारा रोडवेज के लिए हो गया। तो सुपर एलिवेशन के बाद इक्विलिब्रियम कैंट। इक्विलिब्रियम कैंट एक्चुअली होता क्या है? कैंट तो समझ रहे हैं, कैंट यही सुपर एलिवेशन को ही कैंट भी कहा जाता है। जो सुपर एलिवेशन दिया गया है उसी को कैंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम ले ये H ये हमारा सुपर एलिवेशन है और यही कैंट भी है। तो यहाँ पर समतुल्य कैंट, इक्विलिब्रियम कैंट है, संतुलित कैंट कितना होता है? किसी भी वक्र पर जो वाहन के लिए निर्धारित वेलोसिटी है, किसी वक्र पर वाहन के लिए निर्धारित जो वेग है, अगर कोई वाहन उसी निर्धारित वेग से गति कर रहा है किसी वक्र पर, तो उस वेलोसिटी के लिए, उस वक्र के लिए जो ढाल होगा, जो कैंट होगा, जो थ्योरेटिकल कैंट है, जो कैलकुलेशन से आना चाहिए, संतुलन बनाए रखने के लिए जितने कैंट की आवश्यकता होती है, वो कैंट जो है हमारा इक्विलिब्रियम कैंट कहलाता है। यानी इस अगर मार्ग पर इक्विलिब्रियम कैंट दिया हुआ है, तब इस वाहन, ये वाहन जब इसके ऊपर चलेगा तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स, परिणामी बल कार्य नहीं करेगा। यानी अपकेंद्री बल जो है वो हमारा उदासीन हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी अंदर की ओर टिल्ट हो जाती है। तो इस तरह से गाड़ी स्मूथली जो है वक्र पर चलती चली जाती है। उसमें बैठी सवारियों पर बाहर की ओर कोई भी जर्क या झटका नहीं लगता, धक्का नहीं लगता। तब तो उस अवस्था में जो सड़क का कैंट होता है वही हमारा इक्विलिब्रियम कैंट कहलाता है। इसके बाद आता है कैंट डिफिशिएंसी। अब कैंट डिफिशिएंसी क्या होगी? किसी भी वक्र पर गाड़ियां चलती हैं, आपने प्रैक्टिकली भी देखा है, कोई गाड़ी बहुत तेज जाती है, कोई गाड़ी कुछ धीमे धीमे जाती है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो धीमे चलती हैं, मीडियम गाड़ियां हैं वो अपने एक औसत वेग से चलती हैं, और जो फास्ट स्पीड की गाड़ियां हैं
वो तेजी से भी निकालते हैं, लेकिन उस वक्र मार्ग का जो निर्धारित वेग है, जिसका ढाल उसको दिया गया है, जितना उस मार्ग पर जितना सुपर एलिवेशन कैंट दिया गया है, वो तो हम हर गाड़ी के अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकते। एक ढाल निश्चित दिया हुआ है, एक कैंट निश्चित दिया हुआ है, और उस निश्चित कैंट के लिए जो आवश्यक वेग है वही हमारा निर्धारित वेग है। अगर वाहन उसी निर्धारित वेग से जा रहा होगा, तब उसमें किसी प्रकार का कोई झटका बाहर की ओर या अपकेंद्री बल बाहर की ओर कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो वाहन इस निर्धारित वेग से ज़्यादा वेग से गुजर रहा है उस ट्रैक से होकर के, उस सड़क से होकर के, तो उस वाहन के बारे में देखिए, अगर ज़्यादा वेग से गुजर रहा है तो उसका अपकेंद्री बल ज़्यादा हो जाएगा। अपकेंद्री बल जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए जिस वेग से वो चल जा रहा है, उसके लिए वास्तव में जो कैंट की आवश्यकता है वो हमारे जो कैंट दिया गया है सड़क को, उससे ज़्यादा हो जाएगा। या यूँ कहें कि इक्विलिब्रियम कैंट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज़्यादा वेग से जा रहा है, उसको ज़्यादा कैंट की ज़रूरत है, ज़्यादा उठान की ज़रूरत है, ज़्यादा सुपर एलिवेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो वास्तव में उस अधिक वेग से चलने वाली गाड़ी के लिए जो एक्चुअल कैंट की आवश्यकता है वो, और जो इक्विलिब्रियम कैंट है, इसमें जो डिफरेंस है, इसी को हम कैंट डिफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें, जो गाड़ी मान लीजिए धीमी गति से चल रही है, जितना निर्धारित वेग है उस सड़क पर, जो इक्विलिब्रियम कैंट है, उसके लिए जो वेलोसिटी फिक्स है, उससे भी कम वेग से गाड़ी गुजर रही है, तो उसको जो सुपर एलिवेशन की कम ज़रूरत है, तो उसके लिए जो एक्चुअल रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन है वो हमारा कम है। तो जो एक्चुअल रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन है और इक्विलिब्रियम कैंट, यहाँ इनमें फिर अंतर आ गया। तो यहाँ पर जो अंतर आया, ये अंतर भी हमारा कैंट डिफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये कैंट डिफिशिएंसी का कंसेप्ट केवल उन वाहनों पर आता है जो किसी भी वक्र मार्ग पर निर्धारित वेग से कम या निर्धारित वेग से अधिक वेग से होकर से चलते हैं। क्योंकि निर्धारित वेग पर चलने वाली गाड़ियों पर जो हमारे किसी अतिरिक्त कैंट की आवश्यकता नहीं होती है, वो संतुलित कैंट ही उनके लिए सफिशिएंट होता, वो उन्हीं के लिए एक्चुअली डिजाइन किया जाता है। तो ये कैंट, अब इसमें अंतर ये आता है कि आखिर आप कितनी अधिक वेग से उस मार्ग पर गाड़ी निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर कोड क्या करता है कि एक सीमा निर्धारित कर देता है कि ये जो कैंट डिफिशिएंसी है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कैंट डिफिशिएंसी हो गई तो वाहन के पलटने का खतरा हो जाएगा। जो अधिक वेग से चलने वाली गाड़ी है वो बाहर की ओर पलटने का खतरा होगा, और जो कम वेग से चलने वाली गाड़ी है वो अंदर की ओर उसके पलटने की संभावनाएं डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये कैंट डिफिशिएंसी का कंसेप्ट है, और इसी को जो अंतर होता है वास्तविक कैंट और इक्विलिब्रियम कैंट, उनके अंतर को ही हम कैंट डिफिशिएंसी कहते हैं। अब कैंट डिफिशिएंसी के बाद अगला एक पद है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, अपकेंद्री अनुपात। तो अपकेंद्री अनुपात के लिए देखें, यहाँ पर ये पीछे हम फार्मूला भी पढ़ ही चुके हैं, P/W बराबर V² तो पहले ये समझें कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है। अपकेंद्रीय अनुपात, तो अपकेंद्री बल और वाहन के भार, अपकेंद्री बल यानी P और वाहन का भार यानी W, इन दोनों का अनुपात ही अपकेंद्रीय अनुपात कहलाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कहलाता है। तो P/W को ही हम जो है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो से जानते हैं, और P/W के लिए हम ये फार्मूला पहले से ऊपर देख चुके हैं, या ऊपर अभी इसका उल्लेख आया है, P/W बराबर V² होता है। तो यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है। हाँ, अब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बारे में ये पाया गया या ये निर्धारित किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसका मान सड़क के लिए 1/4 से ये सीमित है, तक लिमिटेड है, और इसी तरीके से ये रेलवेज के लिए 1/8 तक ही लिमिटेड है, यानी ये रेशियो 1/4
अधिकतम और यहाँ इसके लिए 1/8 अधिकतम होगा। तो ये हमारे P/W के मान हैं रोडवेज के लिए और ये है रेलवेज के लिए। अब इसमें देखिए रोडवेज के लिए अगर इसका मान 1/4 है तो P/W की जगह पर हम 1/4 यहाँ पर रख लेते हैं। ये P/W के स्थान पर 1/4 रख लिया तो ये V²/GR ये हो गया। यहाँ से B बराबर हम लिख सकते हैं √GR, GR ऊपर चला जाएगा तो GR/4 का अंडर रूट, तो V बराबर √GR/4 इसको हम लिख सकते हैं। ये तो रोड के लिए हो गया। इसी तरीके से रेलवेज के लिए 1/4 की जगह पर 1/8 लिखा जाएगा। 1/8 जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से V बराबर √GR/8 हो जाएगा। तो ये हमारे वेलोसिटीज के फार्मूले हो गए दोनों के लिए। ये रोड के लिए वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, ये हमारा रेलवेज के लिए वेलोसिटी का फार्मूला है। इन्हीं फार्मूले से हम वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल रेशियो रोड और रेलवेज दोनों के लिए। इसके बाद एक शब्द और आता है सर्वे में, हैंड्स ऑफ वेलोसिटी। हैंड्स ऑफ वेलोसिटी इसको हिंदी में लिख कह सकते हैं हस्त मुक्त वेग। आपने वाहन चलाने वालों को, बाइक चलाने वालों को, कुछ कलाबाज लोगों को ये अक्सर देखा होगा या कई बार ऐसा देखा होगा कि सड़क पर वो चले जा रहे हैं और स्टीयरिंग पर हाथ बिल्कुल नहीं रखे हुए हैं, हैंडल उनका छोड़ करके चल रहे हैं, हाथ उन्होंने अलग कर लिए है और गाड़ी अपने आप एक समान रफ्तार से चली जा रही। और इसके अलावा भी वो गाड़ी को बिना हाथ लगाए, बिना हैंडल को मोड़े हुए मोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पर है क्या, किसी भी वक्र पर जब हम कोई वाहन लेके जाते हैं, हम बाइक को समझ लें, हालांकि ये 4 व्हीलर व्हीकल के लिए भी लागू होता है, दोनों के लिए लागू है, 2 व्हीलर के लिए भी है, 4 व्हीलर के लिए भी है, कि बाइक में अगर हम चले जा रहे हैं और हम हाथ छोड़ दें, लेकिन अगर हम वेलोसिटी उतनी ही रखें जितनी कि उस वक्र के लिए निर्धारित है, यानी जो करंट दिया गया है, जो सुपर एलिवेशन दिया गया, उसके अनुसार जो वेलोसिटी होनी चाहिए, उसी वेलोसिटी पर अगर हम जा रहे हैं तो हम गाड़ी के हैंडल को फ्री भी छोड़ देंगे तो गाड़ी अपने आप वक्र पर मुड़ती हुई चली जाएगी। हमको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बल या उसको मोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वेलोसिटी को ही हम हस्तमुक्त वेग कहते हैं, हैंड्स ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। यानी वक्र पर मुड़ने के लिए हमें हैंडल को मोड़ने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी स्वतः ही वक्र की दिशा में मुड़ जाती है। और ये तभी संभव है जब हमारी वेलोसिटी निर्धारित सीमा के ही बराबर हो। इसके लिए जो ढाल दिया गया है tan थीटा बराबर V²/R, अभी हमने पीछे टाइप किया है फार्मूला, यहाँ देखिए P/W जो है बराबर tan थीटा होता है, तो वही tan थीटा बराबर V²/GR और यहाँ से वेलोसिटी बराबर √GR tan थीटा हम लिख सकते हैं। V बराबर लिख सकते हैं GR, यहाँ ले आइए तो √GR tan थीटा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ज्ञात होती है, यानी ये वही वेलोसिटी है एक्चुअली जो निर्धारित वेलोसिटी होती है इस सुपर एलिवेशन के लिए, जितना कि सुपर एलिवेशन इस समय सड़क को दिया गया है। तो उसके लिए जो निर्धारित वेग है, इस वेग पर चलने पर हम गाड़ी को बिना हाथ लगाए, हैंडल को हाथ लगाए गाड़ी को चला सकते हैं, उसको मोड़ने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं कर। इसी वेलोसिटी को ही एक्चुअली हैंड्स ऑफ वेलोसिटी कहा जाता है, यानी हस्तमुक्त वेग कहते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन था ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में। कुछ हमारे सुपर एलिवेशन हुआ, ये कुछ पद थे जिनकी डेफिनेशन या कंसेप्ट समझना था। इक्विलिब्रियम करंट, करंट डिफिशिएंसी, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और हैंड्स ऑफ वेलोसिटी। तो आज इसके इंट्रोडक्शन में हम यहीं पर इसको पूरा करते हैं। अगले वीडियो में हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपलोड करेंगे, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।